नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वीडियो में चूँकि हम दूसरी इकाई शुरू कर चुके थे रीट पाठ्यक्रम में, जो शिक्षण विधियाँ हिंदी विषय की शिक्षण विधियों में दूसरी यूनिट में दूसरा जो टॉपिक है और वो है हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ। काफ़ी इजी टॉपिक है, ये कोई बहुत हार्ड या जटिल विषय नहीं है। फिर भी हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती है, किस तरह की, ध्यान रखें इस वीडियो में जो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण में चुनौती, इसके आगे वाले ज़्यादा महत्वपूर्ण बजाय इसके हिंदी शिक्षण में चुनौतियों के, फिर भी कौन से किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का अभाव वर्तमान में देखा जा रहा है। अंग्रेजी जैसे जो विषय है जिनको हम एक हाई स्टेटस वाली लैंग्वेज मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं, इसलिए हिंदी भाषा के प्रति जो अभिरुचि का अभाव, जिससे एक टीचर जो है वो हिंदी विषय को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है, वो इतना रुचि को जागृत नहीं कर पाता। व्याकरण की जटिलता भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा शिक्षण में एक चुनौती बन करके हमारे समक्ष आज खड़ी है। उच्चारण से संबंधित विभिन्न समस्याएं, कुछ लोग उच्चारण का जो दोष होता है उसकी वजह से उनमें रुचि जागृत नहीं हो पाती, वो वर्तनी की अशुद्धता करते हैं, परिणाम स्वरूप अंक कम अर्जित कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है, व्याकरण से संबंधित विभिन्न समस्याएं, विभिन्न समस्याओं से तात्पर्य ये हो सकता है, व्याकरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं का मतलब ये है, हो सकता है इससे संबंधित जो है वो उचित पुस्तकें नहीं मिल पाती, उचित, या फिर जो एक आइडियल टीचर जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, लेखन व मुद्रण की सुनिश्चित प्रणाली का अभाव, अलग अलग फॉन्ट का होना, स्तरीय व परिष्कृत व्याकरण की पुस्तकों का अभाव, सुनियोजित पाठ्यक्रम का अभाव, एक इसका सुनियोजित पाठ्यक्रम भी नहीं है। अन्यथा प्रत्येक एक कक्षा के लिए, प्रत्येक एक स्तर के लिए इस तरह से सुनियोजित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नवीन व प्रभावी शिक्षण विधियों का अभाव, वही पुरानी या परंपरागत शिक्षण विधियां ही चल रही है। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, अल्प मानकीकृत पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जो मानक पूरी तरह से मानकीकृत नहीं है। निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण का अभाव, ये हिंदी शिक्षण में एक चुनौती बन करके आज हमारे सामने है। शिक्षण के आधारभूत कारक, एक शिक्षक शिक्षण व्यवस्था का चालक या आधार होता है, क्योंकि जो शिक्षक है वही शिक्षण कार्य को आगे लेकर के चलता है, जो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में व्यवस्थापक कार्यों को करता है। तो एक शिक्षक जो है वो क्या है, चालक है, किसका, शिक्षण व्यवस्था का। लेकिन शिक्षक में निम्नलिखित मूल्यों, योग्यताओं व क्षमताओं का अभाव देखने को मिलता है। ऐसे कौन कौन से हैं? नंबर एक, भाषाई योग्यता। बहुत सारे अध्यापक, कई अध्यापक ऐसे आपको मिल जाएंगे जो वास्तव में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो है, शब्द को वो शब्द बोलते हैं, हेल्प को हेल्प बोलते हैं, इस तरह का कई जगह जो है वो उदाहरण देखने को मिलता है। तो भाषाई योग्यता, दक्षता व अनुभवों का अभाव। भाषा शिक्षण के प्रति कई बार ऐसा भी देखते हैं, किताब में जो लिखी बात है केवल वहीं तक सीमित रहते हैं, अपना व्यक्तिगत अनुभव, भाषा के प्रति जो समझ, भाषा के प्रति योग्यता है वो नहीं हो पाती। कई शिक्षक ऐसे मिल जाएंगे जो भाषा शिक्षण के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, उनको लगता है कि भाषा बहुत जटिल है इसलिए नहीं पढ़ाई जा सकती, या भाषा अरुचिकर है, या फिर हमारी भाषा की जो है वो साख बहुत कम है, कहीं ना कहीं समाज उसको हेय दृष्टि से देखता है, इसलिए इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं रखा। या जैसे अधिकतर हिंदी शिक्षक सोचते हैं कि हिंदी विषय तो ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा सा पढ़ा दो अपना रिजल्ट रह जाएगा। इस तरह की कई बातें ऐसी है जो, ऐसी नकारात्मकता हिंदी शिक्षण को या भाषा शिक्षण को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। भाषा शिक्षण शास्त्र की समझ का अभाव, भाषा शिक्षण जो शास्त्र है उसकी समझ का भी एक अध्यापक में होना आवश्यक है। भाषा का सौंदर्य, साहित्य, नवीनता, रचना अध्ययन में रुचि का अभाव। बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो केवल व्याकरण तक सीमित हैं, उनको साहित्य का ज्ञान न होना या अल्प ज्ञान होना, इस तरह की नवीनताएं
कि किस तरह के रचनात्मक लेखन या काव्य पाठ या काव्य लेखन ये करके और भाषा को एक नया आयाम देना, इस तरह का प्रयास नहीं हो पाता है। शिक्षक में वक्ता के गुणों का अभाव। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी मिलेंगे जो उचित वक्तव्य नहीं दे पाते, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ये एक आम धारणा होती है कि एक हिंदी शिक्षक जो होता है, जो ही मंच संचालन का कार्य होता है, प्रार्थना सभा में अगर बच्चों को संबोधित करना होता है तो उस अध्यापक को सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन वो हिंदी पढ़ाता तो अच्छा है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। तो इस तरह के गुणों का अभाव भी देखा जाता है। नवीन एवं आधुनिक शिक्षण प्रणालियों के प्रति सक्रियशील का न होना। जो ही कोई नवीन विधि विभाग की तरफ से इस तरह से जब आती है, प्रशिक्षण के लिए कैंप आयोजित होते हैं, शिविर आयोजित होते हैं, तो नई जो विधि है उसके प्रति वो सक्रिय नहीं हो पाते, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शिक्षण विधियों का परंपरागत अर्थात पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना। शिक्षण विधियों का अधिकतर जो शिक्षण विधियाँ हैं वो या तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है या परंपरागत है। नवीन शिक्षण विधियों का न होना। बाल विकास बाल प्रकृति की समझ का न होना। बाल विकास तब बालकों की क्या प्रकृति होती है, किस तरह से वो समझेंगे, उनका क्या स्तर है, इन सब बातों पर विचार करते हुए यदि हिंदी शिक्षण करवाया जाए तो वो बेहतर होता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। परिणाम स्वरूप ये एक चुनौती है। अब है बालक संबंधित समस्याएं। पहले हमने पढ़ा था हिंदी शिक्षण यानी भाषा शिक्षण संबंधी हिंदी में जो चुनौतियां हैं। नंबर 2 पढ़ा था एक टीचर को लेकर के क्या क्या चुनौतियां हैं, कौन कौन सी कमियां ऐसी जो है वो हिंदी शिक्षण को या भाषा शिक्षण को बहुत आगे जाने से रोकती है। अब हम पढ़ रहे हैं बालक से संबंधित समस्याएं। भाषा शिक्षण के प्रति उदासीनता। बालकों में भी भाषा शिक्षण के प्रति उदासीनता है। जो ही 12वीं कक्षा 10वीं कक्षा पास करते हैं, अधिकांश जो बालक है वो भाषा शिक्षण के प्रति उदासीन होकर के साइंस में, मैथ में इस तरह से अपना कैरियर जो है वो तलाशते हैं। भाषा शिक्षण ये गलत नहीं है साइंस में या मैथ में अपने कैरियर को तलाशना, लेकिन भाषा में तो कोई कैरियर है ही नहीं ऐसा मानना, ये कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण को उसके प्रति जो उदासीनता है, जिसकी वजह से भाषा का जो रूप आज होना चाहिए वो नहीं है। भाषा शिक्षण के प्रति नकारात्मक विचार और भाषा शिक्षण को जीवन में अनुपयोगी मानना कि इसको लेकर के मैं कोई रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इस तरह से मानना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। भाषाई पाठ्यक्रम का व्यावसायिक न होना। वही जो बात अभी अपन कर रहे थे कि भाषाई पाठ्यक्रम जो है उसका व्यावसायिक रूप से कहीं कोई बहुत अच्छा लाभ दिखता हुआ नहीं दिखता है, इसलिए बच्चे इस तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना। पाठ्यक्रम का परंपरागत व नीरस होना। वही पाठ्यक्रम, वही परंपरागत पाठ्यक्रम नीरस, तो वो जो ही उनके सामने नीरस पाठ्यक्रम आता है बच्चे रुचि नहीं ले पाते हैं। परिणाम स्वरूप भाषा शिक्षण जो है वो धीरे धीरे अपने विकल अंगों से बोझिल होता हुआ, अपने आप को बोझिल मानता हुआ, दम तोड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। आगे देखें शिक्षण अधिगम सामग्री यानी पाठ्य पुस्तक। हिंदी भाषा शिक्षण में जो चुनौती थी बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता चुका हूँ। अगला जो पॉइंट है दूसरी यूनिट में, रीट की दूसरी यूनिट में शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात पाठ्य पुस्तक। अधिगम सामग्री बहुत सारी हो सकती है, एक चार्ट जो होता है वो भी अधिगम सामग्री है, सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है पाठ्य पुस्तक अलग से लिखा हुआ पाठ्यक्रम में, हम उस पर बात करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री के तहत पाठ्य पुस्तक के 2 पक्ष होते हैं। ये भी बहुत छोटा टॉपिक है। नंबर 1 उसका अध्ययन पक्ष और नंबर 2 रूपात्मक पक्ष। रूपात्मक का मतलब ये होता है जब आप कहीं पर मार्केट में किसी हिंदी की, फॉर एग्जांपल हिंदी की कोई बुक खरीदने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे उसका कवर कैसा है, उस कवर पर जो है लेखक कौन है, उसकी फ़ोटो किस तरह की नज़र आ रही है, उसका कलेवर कैसा नज़र आ रहा है, उसकी फिर जो खोल करके देखोगे तो उसमें किस तरह के जो पेज की जो ड्राफ्टिंग है वो कैसी है, साज सज्जा कैसी है, उसका भी फर्क पड़ता है। ये होता है रूपात्मक पक्ष। फिर आप किसी टॉपिक को निकाल कर पढ़ोगे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, संज्ञा को आप देख रहे हो, संज्ञा इसमें क्या लिखी, 3 प्रकार की लिखी है, 5 प्रकार की लिखी हुई है या फिर 7 की लिखी हुई है,
तो क्या होता है, ये एक मानसिकता होती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, अरे इसमें तो 5 प्रकार की लिखी है, क्यों नहीं ये खरीदी जाए, इसमें तो 3 ही है, इसमें 5 है। हमेशा उसका अध्ययन पक्ष देखें कि वो मानक क्या है। संज्ञा मानक 3 प्रकार की मानी जाती है। वही ऑथेंटिक है, विश्वसनीय जो पुस्तक होती है उसका अध्ययन पक्ष वो कहलाता है। उसमें तथ्य सामग्री कैसी है। अध्ययन पक्ष में 3 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1, चयन करते समय ये ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि विषय सामग्री की मात्रा कितनी हो तथा उसकी प्रकृति बच्चों की योग्यता के अनुसार हो। आप रीट के लिए लेने जा रहे हैं, हो सकता है आपको मार्केट में ऐसी पुस्तक मिले, संज्ञा टॉपिक जो है वो 10 पेज में भी लिखा जा सकता है। तो अगले ने 10 पेज में इसलिए लिख दिया ताकि देख करके वो आकर्षक बने। लेकिन आपको कितना पूछा जाता है, तुलसीदास बनना अलग बात होती है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड RS IAS बनना अलग बात होती है। प्रत्येक जो भी स्तर के अनुसार उसका चयन होना चाहिए कि उस किताब में जितने मैटर की आवश्यकता है उतना ही, न अधिक, बहुत ज़्यादा संक्षिप्त भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा लंबा या बोझिल भी ना हो। स्त्रीकरण, इसके तहत बालकों के मानसिक स्तर का, अब वापस यहाँ पर एक बात में ध्यान इंगित करवाना चाहूँगा। चयन करते समय ये देखना है कि विषय सामग्री की मात्रा कितनी हो। और यहाँ पर है कि स्त्रीकरण का अर्थ है कि मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तीसरी क्लास में आप उसके लिए पर्यावरण की किताब ऐसी डिजाइन कर रहे हैं, उसमें ऐसी बातें लिख रहे हैं, एंटीसिटिविटी क्या है, परमाणु अप्रसार संधि क्या है, तो वो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है। वैचारिक सामग्री, उसकी भाषिक सामग्री, उसकी भाषा व साहित्यिक विधाएं बच्चों के स्तर के अनुसार हो। कविता है तो बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। परियों से संबंधित कहानियां हो, राजा रानी से संबंधित हो, तोता मैना से संबंधित हो। प्रस्तुतिकरण, संपूर्ण पुस्तक में पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण हो। प्रत्येक पाठ में पाठ्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण हो जिसमें अभ्यास हो, चित्र हो, प्रस्तावना हो, भूमिका, शब्दकोश की जानकारी हो, टिप्पणी, संदर्भ आदि समाहित हो। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या होता है, साधन होता है, साध्य नहीं होता। साध्य होता लक्ष्य, जिसे प्राप्त करना हो, जिसे हमें साधना हो, उसे साध्य कहा जाता है। तो पाठ्यपुस्तक साधन है, साध्य नहीं। पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। तो ये होता है प्रस्तुतिकरण। उसमें अभ्यास, चित्र, प्रस्तावना, भूमिका, शब्दकोश, जानकारी, टिप्पणी, संदर्भ, ये सभी समाहित होते हैं। इस तरह से उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। रूपात्मक पक्ष क्या होता है? रूपात्मक पक्ष होता है पुस्तक का आकार प्रकार न अधिक लघु न अधिक वृहद हो, न उसमें बहुत छोटी हो किताब, न उसमें पृष्ठों की संख्या कि इसमें तो 400 500 600 पेज हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ भी आकर्षक हो, कागज़ अच्छी क्वालिटी का हो, मुद्रण व उचित चित्रों का संयोजन हो, मूल्य अधिक ना हो। ये होता है रूपात्मक पक्ष। तो उसका मूल्य, उसका मुद्रण, यानी वो कौन से फॉन्ट में लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, उसमें उचित चित्र होने चाहिए, कागज़ अच्छी क्वालिटी का, मुख्य पृष्ठ आकर्षक, न आकार लघु न वृहद। तो ये होता है रूपात्मक पक्ष। नंबर 4, इसी दूसरी यूनिट में फिर से एक छोटा टॉपिक है, बहुमाध्यम यानी मल्टीमीडिया एवं शिक्षण के संसाधन। अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तक है, जबकि बहुमाध्यम में मल्टीमीडिया एवं शिक्षण के जो संसाधन हैं, यहाँ हम बात करेंगे चार्ट, ग्लोब, इन सब की। अनुदेशन के लिए किए गए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग बहुवैकल्पिक साधन के नाम से जाना जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए इन बहुवैकल्पिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रित सामग्री का टेप रिकॉर्डर के साथ, रेडियो का मुद्रित सामग्री के साथ, टेलीविज़न का पाठ्य पुस्तक के साथ व आपसी बातचीत का टेलीफोन के साथ प्रयोग और इसी तरह सभी संभव साधनों को मिलाना
बहुवैकल्पिक साधन कहलाते हैं। इस बात को समझें आप क्या है। मुद्रित सामग्री का टेप रिकॉर्डर के साथ और रेडियो का मुद्रित सामग्री के साथ, टेलीविज़न का पाठ्य पुस्तक के साथ, व आपसी बातचीत का टेलीफोन के साथ प्रयोग, और इसी तरह सभी संभव साधनों को मिलाना, जितने भी संभव हो सकते हैं। यदि आप बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, आप उन्हें ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपने ताजमहल को पढ़ाते समय या तो चार्ट पर चित्र दिखाया है, या हो सकता है कोई प्रोजेक्टर हो और उसमें आप ताजमहल का चित्र उन्हें दिखा रहे हों। ये होता है बहुवैकल्पिक साधन। जितने विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, या आपने टीवी में दिखाया हो, कंप्यूटर में यदि आप उनको दिखा रहे हैं ताजमहल का चित्र, उससे संबंधित जितने भी जो बातें हैं, ताजमहल किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया और किस तरह का बनाया हुआ है, ये सब बातें। परीक्षा की दृष्टि से इस प्रकरण में से बहुविकल्प साधन का प्रकार क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, श्रव्य या दृश्य अथवा श्रव्य दृश्य, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी एक को चार्ट इनमें से कौन सा है, श्रव्य है, दृश्य है या श्रव्य दृश्य, दोनों हैं। साथ ही इनका महत्व, उद्देश्य व सावधानियां जो निम्नानुसार प्रस्तुत है। शिक्षक के शिक्षण में सहायता करने वाली सामग्री या साधन शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व और उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, ये शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाने के काम में आते हैं, इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। कठिन विषय वस्तु को सरल और रोचक बनाने में उपयोगी, तो ये सरल और रोचक बनाता है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में यह सहायक होता है और इससे छात्र क्रियाशील रहते हैं, छात्र स्वयं क्रियाशील रहते हैं, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण में ये उपयोगी है। किसी बालक को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो उसका क्या कारण है, उस कारण को समझते हुए जैसे चार्ट दिखा करके उसे अच्छी तरह से समझा देना, ग्लोब दिखा करके उसे समझा देना, तो इस तरह से ये उपचारात्मक शिक्षण में भी काम आते हैं। अधिगम में स्थायित्व आता है, सीखा गया ज्ञान अधिक दिनों तक वो उसमें स्थायी रूप से रहेगा, क्योंकि देखा हुआ ज्ञान बालक जल्दी से नहीं भूलता। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। चार्ट दिखाते ही बच्चे जो है, या बोर्ड पर चित्र बनाते ही बच्चे सभी उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो ध्यान केंद्रण में ये सहायक है। अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायक है। जो चीज़ उनकी नहीं देखी हुई है, जिसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसका चित्र बनाते, जैसे जो ही अध्यापक ने कहा कि इस तरह से एक रॉकेट होता है, तो बच्चों का रॉकेट नहीं देखा हुआ है, उनके लिए वो अभी तक अमूर्त है, रॉकेट का चित्र बनाते ही वो मूर्त हो गया। या अगर बच्चों को ये बताया जा रहा है, साइंस का एक टीचर जो है वो ये बता रहा है कि किस तरह से एक परमाणु की या एक अणु की संरचना होती है, बच्चों को नहीं पता परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उसको वो बोर्ड पर चित्र बना करके समझा रहा है। तो इस तरह से अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने में, या चार्ट पर पहले से बना हुआ है। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, बच्चे ध्यानपूर्वक जो ही देखते हैं सहायक सामग्री को, उनमें निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। जिज्ञासा वह रुचि बनाने हेतु, ये वह नहीं होकर के वह, जिज्ञासा वह रुचि बनाने हेतु मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी, उनके लिए भी ये उपयोगी है। यद्यपि ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी उपयोगी है, लेकिन मंदबुद्धि बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षार्थी की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, वो अपने कान, आँख, हो सकता है अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो बालक केवल सुन रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक नहीं देख रहे हैं, जो उनको चित्र दिखाया जाता है तो उनकी इंद्रियां, आँख, या उनको जब प्रयोग करवाए जाते हैं तो उनके हाथ सभी क्रियाशील बनते हैं, इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की तरह शिक्षण सहायक सामग्री भी साधन है, साध्य नहीं, अतः इन्हें साधन के रूप में काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप चित्र बना रहे हो तो बच्चों को चित्र बनाना सिखा रहे हो और बच्चे जो है वो चित्र बनाना सीख रहे हैं, जबकि आपका उद्देश्य है उनको अणु परमाणु की संरचना बताना। तो जो उस समय साध्य है अणु परमाणु के बारे में जानकारी देना, न कि चित्र बनाना। छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उचित उनका आकार होना चाहिए, ये सावधानी रखनी चाहिए। आपने एक चार्ट लिया, आप चार्ट पर जो है एक
बता रहे हैं वायु दाब से संबंधित कोई बात बता रहे हैं, वहाँ आप गुब्बारा बनाना चाह रहे हैं। आपने एक धागा बनाया और एक छोटा सा गुब्बारा बना दिया। तो चार्ट इतना बड़ा और गुब्बारा इतना सा, धागा बहुत लंबा दिखा रहे हैं चित्र में, तो उससे वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसका उचित आकार हो, विषय या प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, सही समय पर काम में लें जिस समय आवश्यकता हो दिखाने की। अध्यापक को पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं हो आप चार्ट ले जा रहे हो वहाँ चार्ट फट गया, चार्ट जो है वो सही आप टांग नहीं पा रहे उसको, वो गिर गया। तो उसका ठीक ढंग से पूर्व अभ्यास, कौन सी बात कहाँ समझानी है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करना चाहिए, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर चलना चाहिए। प्रकार दृश्य साधन, इनसे छात्र देखकर सीखता है। छात्र की आंखें सक्रिय रहती है, जैसे प्रतिकृति चार्ट यानी प्रतिरूप मॉडल, रेखा चित्र मानचित्र जिसे हम कहते हैं, केवल चित्र पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक स्वयं एक दृश्य साधन है, भित्ति चित्र दीवार पर बनाए गए चित्र जिस तरह से लहर कक्ष होते थे, पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड एवं संग्रहालय, ये सभी दृश्य साधन हैं। तो याद रखें बुलेटिन बोर्ड और फ्लैनल बोर्ड ये दृश्य साधन होते हैं। मॉडल, जब वास्तविक वस्तुओं को दिखाना असंभव होता है तब मॉडल काम में लिया जा सकता है। जैसे लाल किले का मॉडल आपने किसी गत्ते से, पुट्ठे से, छोटे पत्थरों से या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो चुना होता है उससे बना करके कोई मॉडल बना करके आप ले जा रहे हैं। श्यामपट, श्यामपट पर लिखते समय छात्रों का ध्यान रखें, लिखते समय बोलते रहें, श्यामपट पर शुद्ध व स्पष्ट लिखा जाए, सीधी रेखा या पंक्ति में लिखा जाए, अक्षरों का आकार सही हो, आवश्यक सामग्री को समय पर हटाया जाए और लिखते समय 45 डिग्री के कोण में खड़े रहें। बहुत इंपॉर्टेंट, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। यदि आप 90 डिग्री में खड़े हो गए तो पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं आपको नहीं दिखेगा। यदि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए तो बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। तो 45 डिग्री के कोण पर खड़े रहें। बुलेटिन बोर्ड ये होता है, एक ऐसा बोर्ड होता है, इस पर प्राय दैनिक समाचार लगाए जाते हैं। कई लोग पूरा अखबार मेन पृष्ठ लगा देते हैं, कुछ लोग दैनिक जो समाचार वो लिख करके टाइप करके जैसी भी सुविधा हो और उस बोर्ड पर लगाते हैं। एक तरह से हम इसे सरल भाषा में सूचना पट जो कहते हैं। फ्लैनल बोर्ड ये एक खादी का बोर्ड होता है जो कपड़े से बना होता है और इस पर लिखित या चित्रित सामग्री लगाई जाती है। जो आजकल जो है वो फॉर्म जैसा कुछ वो कपड़ा सा होता है उसको लगा करके फिर उसमें पिन लगा करके 4 पिन लेकर के कागज़ के चारों तरफ लगा करके कोई भी लिखित या चित्रित सामग्री जो होती है, किसी बच्चे ने बहुत शानदार निबंध लिखा, निबंध लेखन प्रतियोगिता में आपने उसे प्रथम स्थान दिया है, उसके निबंध को वहाँ लगाया जा सकता है। प्रोजेक्टर होता है जो चित्र दर्शक होता है जिसमें नेगेटिव लगते हैं, सामने किसी दीवार पर या पर्दे पर बड़े बड़े चित्र दिख रहे हैं, जो केवल चित्र दिख रहे हैं, न वो चलते हैं, न उनका कोई वीडियो रूप होता है, न उनमें आवाज़ या ध्वनि होती है। ऐसे जो है वो केवल चित्र दर्शक रूप में होते हैं। तो ये सभी दृश्य जिनको केवल देख सकता है बालक, बोलकर आपको बताना पड़ता है कि ये देखो लाल किला है, इसमें इतने ये इस तरह का भवन है, इसमें ये बातें होती है। एपिडाइस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र जो छोटे चित्र को बड़ा दिखाता है, का प्रयोग सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा प्रतिबिंबित करने में भी किया जाता है। तो ये सभी दृश्य सामग्रियां हैं। जादुई लालटेन, उपयुक्त चारों किसी दृश्य या आकृति को बड़ा करके दिखाते हैं। ये जादुई लालटेन, ये लाइन नीचे आनी थी। उपयुक्त चारों कौन कौन से? जादुई लालटेन, एपिडाइस्कोप, पीछे हमने पढ़ा था जो प्रोजेक्टर। तो ये जो चारों चीज़ें हैं ये किसी भी छोटे चित्र को बड़ा करके दिखाती है, इसलिए दृश्य। ये जादुई लालटेन भी कुछ इसी तरह की होती है जिसमें एक प्रकाश होता है, आगे वो चित्र डालने पर वो चित्र जो है वो दीवार पर बड़ा दिखता है। अन्य संसाधन जैसे समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, विद्यालय की पत्रिकाएं, ये सभी दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट, श्रव्य साधन, इनसे छात्र सुनकर सीखते हैं, अर्थात छात्र के कान सक्रिय रहते हैं। जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, किसी भी एकांकी का अगर कोई कैसेट है आपने टेप रिकॉर्डर में डालकर उनको सुना रहे हैं। ये रेडियो की सीमाओं को दूर करता है, क्योंकि रेडियो में एक नियमित रूप से वो चलता रहता है, बच्चों के बीच में कहीं समझ में नहीं आ रहा
तो ऐसी स्थिति में रेडियो में तो चलता रहता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर को बीच में रोक करके टीचर समझा सकता है। बच्चों से बुलवा करके आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये टेप रिकॉर्डर जो है वो रेडियो की कुछ सीमाएं या दोष जो है उनको दूर करता है। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन। ये लिंग्वाफोन जो होता है इसमें क्या होता है, ये विशेष करके अंग्रेजी शिक्षण के लिए ये हुआ था। अगर किसी भी शब्द का उच्चारण सीखा हो तो ये लिंग्वाफोन उन शब्द का उच्चारण स्वयं करके, वो मशीन जो है वो स्वयं करके, ये लिंग्वा लैब में होता है लिंग्वाफोन, तो वो करके बताता है उसका शुद्ध उच्चारण। तो ये उच्चारण दोष के लिए होता है विशेषकर। ये जो वापस आ गया, दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसको आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इनमें छात्र देखकर व सुनकर सीखते हैं। इसमें छात्र की आंख व कान सक्रिय रहते हैं, जैसे टीवी, दूरदर्शन जिसे हम कहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, सिनेमा, चलचित्र, नाटक, कठपुतलियाँ, नमूने, प्रतिमूर्ति। ये आप देखें, जो कठपुतली यदि प्रश्न आता है तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्योंकि इनमें साथ में बोला भी जाता है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का तथा जेंडर संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर प्रश्न आता है। जेंडर संवेदनशीलता, लड़के और लड़कियां साथ बैठे हैं और उनमें वो किस स्तर के हैं, किस कक्षा के हैं, उनके अनुरूप उनको शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री, इसको इस तरह से भी बांटा जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री दो प्रकार की होती है। कौन सी? श्रव्य दृश्य सामग्री, जिनको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एक होती है प्रक्षेपित सामग्री और एक होती है अप्रक्षेपित सामग्री। सभी प्रक्षेपित सामग्रियां दृश्य सामग्री, केवल दृश्य सामग्री हो सकती है, जैसे मैजिक लालटेन। अब प्रक्षेपित का अर्थ क्या होता है? प्रक्षेपित का अर्थ होता है फेंकना, शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। फेंकने से तात्पर्य क्या है? आगे आपने नेगेटिव लगाया, पीछे से एक लाइट जो आ रही है, वो लाइट फेंक रही है अपने प्रकाश को, वो फेंक करके दीवार तक वो पहुंच रही है, वो उस नेगेटिव को बड़ा करके दिखाती है। ओपेक प्रोजेक्टर, एपीस्कोप, एपिडाइस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो सिर के ऊपर से जो किरणें निकलती है, वह स्लाइड्स। तो ये सभी जो है ये प्रक्षेपित सामग्री कहलाती है। जबकि अप्रक्षेपित जो सामग्री होती है वो क्या होती है? हाँ, एक बार पहले ये देखें, सभी प्रक्षेपित सामग्रियां प्रोजेक्टेड एड्स होती है, जबकि अप्रक्षेपित सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होती है। ये पहले से प्रायोजित नहीं होती, इस तरह से बना करके, नेगेटिव बना करके, और वो नहीं होती। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, दूरदर्शन, लिंग्वाफोन, श्यामपट, ग्राफ, मानचित्र, चार्ट आदि। इनमें किसी तरह से फेंकने जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई प्रकाश फेंक करके और आपको दीवार पर या पर्दे पर दिखाना, इस तरह से नहीं होता है। ये था हमारा मैटर। अब कुछ प्रश्न जो हमने जितने भी बातें पढ़ी है उनसे रिलेटेड। तो देखें आप, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है, अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है या साध्य है? तो हमने ये उसको बखूबी देखा था कि भाषा शिक्षण में या किसी भी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है, तो उत्तर इसमें होगा ए। नेक्स्ट देखें, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कि भाषा में जो है अलंकार का प्रयोग या क्षमता का, यानी अलंकार प्रयोग की क्षमता का विकास करना, मानवीय मूल्यों का विकास, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, तीनों होते हैं। अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना ये बहुत बड़े स्तर के लिए होता है, प्राथमिक स्तर के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें उत्तर था ए। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो, जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले,
जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। अब देखो, कई लोग इस तरह से सोच लेते हैं कि शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, ठीक ही है, दीवारों पर सुक्तियाँ भी होनी चाहिए, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल होना चाहिए, तो बातें चारों ही सही है। लेकिन एक कक्षा का माहौल इनमें सबसे सटीक जो है, सबसे मस्ट जो है वो ये होना चाहिए कि बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। तो नेक्स्ट प्रश्न ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है, जिससे आप ग्रहण करेंगे। हम सदैव सुन करके या पढ़ करके ग्रहण करते हैं। जिस समय हम लिखते हैं, हम हमारा ज्ञान लिखते हैं, वो अभिव्यक्त के लिए होता है, अभिव्यक्ति पक्ष है वो। उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर जो बातें हैं, अंदर जो भाव या जो भाव है, उनको हम अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, ये ग्राह्यात्मक कौशल है। तो उत्तर इसमें ए होगा। राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? ध्यान रखना, हकलाना कोई बीमारी नहीं है, हकलाना किसी भी तरह का कोई शारीरिक विकार नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। केवल और केवल राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दबाव होता है ये। कहीं न कहीं हीन भावना, एक कुंठा मन में जब होती है, सामने वाले का एक दबाव महसूस करता है, तब ये हकलाहट आरंभ होती है। तो इसमें उत्तर है बी। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर डे वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? अंकिता को डे वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। स्वयं डे वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्व बोलने का अभ्यास कराएंगे। डे वाले शब्दों को सीडी सुनने के लिए देंगे, या अंकिता को डे वाले शब्दों की सूची देंगे। चारों ही काम करवाए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्योंकि वो डे वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो सबसे पहले आप शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत करें, खुद बोलें, और फिर उससे धैर्यपूर्वक अपने पीछे बोलने का अभ्यास करवाएं। भाषा सीखते समय सबसे पहला काम होता है, बालक जो है वो जिज्ञासा और उसके बाद में अनुकरण करता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा का वैसा वो बोलने का प्रयास करता है और इसी से सीखता है। इसलिए इसमें उत्तर होगा 2 नंबर। पाठ पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? क्यों, कैसे वाले प्रश्न होने चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिलती है, इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। यदि ऐसा होता तो इस तरह के वाले प्रश्न भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चों से इसकी समझ का मूल्यांकन होता है कि बच्चे कितने समझे हैं। पढ़े गए पाठ से जोड़ते अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। निजी अनुभव व्यक्त कर सकता है बालक, ये तो सबके होते हैं निजी अनुभव, अच्छे अनुभव या बुरे अनुभव कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन निजी अनुभव तो सबके होते हैं, तो उनको तो वो प्रकट कर देगा। इससे मूल्यांकन नहीं होगा कि पाठ उसके कितना समझ में आया है। तो कौन से सहायक नहीं होते? डी। चौथा जो उत्तर है वो मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होगा। समझ का, ये उसकी मौलिकता का मूल्यांकन होगा, पाठ के प्रति समझ का नहीं होगा। नेक्स्ट, राधिका अक्सर लड़का का लका, अड़े खा गई, वो कमाई होने लगी को कमाई होगी होने खा गई, यहाँ पर वो तो लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। ये किस ओर संकेत करता है? राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं, मात्राओं का तो है, वरना वो कमाई होगी ये कैसे लिखा उसने। राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। कईयों की विचारों की गति बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, और जो ही वो किसी एक शब्द को लिखते हैं आगे वाला शब्द भी दिमाग में आ जाता है, और फिर आगे वाले से लिखने से पहले एक और शब्द दिमाग में आ गया, इसमें वो दूसरा शब्द को वो खा गई। तो कहीं ना कहीं ये विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो ये उत्तर होगा इसमें बी। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा, टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ क्या है? तो 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से बोलते हैं, पानी पीऊँगा, चॉकलेट खाऊँगा, दही दो, लड्डू दो, जिसमें 4 मैंने शब्द बोले हैं, प्रत्येक में एक संज्ञा और एक क्रिया।
इस तरह से, जिस तरह से पुराने समय में तार लिखा जाता था, प्रत्येक शब्द के पैसे लगते थे, तो वहाँ इस तरह से लिखा जाता था, दादाजी बीमार, पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, दादाजी बीमार शीघ्र आओ। इसका मतलब पूरी बात आ गई कि दादाजी बीमार है और आपको जल्दी आना है, ये होता है। तो संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना या मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली संज्ञा, क्रिया या फिर विशेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति, यही उत्तर होता है इसमें। तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का उपयोग, ये नहीं। इसमें उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। तो इस तरह से ये प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिनमें लयात्मक हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो, जो तुकांत न हो, जो कोई सीख देती हो। ऐसी कविताएं, कई बार क्या होता है, ऑप्शन इस तरह का देता है वो, और हम उसको गलत कर बैठते हैं कि राजा रानी से जुड़ी, अनिवार्य रूप से। अनिवार्य नहीं होता, हो सकता है तोता मैना से संबंधित हो सकती है, किसी पक्षी से संबंधित हो सकती है, पशु पक्षी से संबंधित हो सकती है, जरूर नहीं राजा रानी से हो। लेकिन जिनमें लयात्मकता हो, जिनको बच्चे गा सकें, उनमें कोई ना कोई राग हो सके, इस तरह की कविताओं को बच्चे पसंद करते हैं। ये थे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपके ये बातें समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम तीसरी यूनिट को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, आप अपने सुझाव दें। धन्यवाद।